चुनाव के समय में यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, पॉलिटिकल गर्मी। पहली बात तो मोदी जी के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यहाँ की जनता का पूर्ण विश्वास है। हमारे यहाँ पे युवा जो है रोजगार की कमी के कारण पलायन करते हैं। पिछली बार 4,13,000 से जीते थे, इस बार 5 लाख से ज्यादा मतों के साथ जीतेंगे। नमस्ते राजू जी, कैसा चल रहा है आपका दार्जिलिंग का? क्योंकि मौसम बेहद खुशहाल है, लेकिन चुनावी मौसम है, गर्मियां महसूस हो रहा है पहाड़ में इस बार। पहले तो दार्जिलिंग में आज तक की टीम को मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही खूबसूरत ये भारत का स्थान है और भले ही घूम दार्जिलिंग का सबसे हाईएस्ट पीक पे है और जहाँ पे ये टॉय ट्रेन चलती है और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। आवाज सुनाई दे रहा है टॉय ट्रेन का। टॉय ट्रेन की आवाज भी आ रही है, लेकिन जो है चुनाव के समय में यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, पॉलिटिकल गर्मी। और एक हिसाब से मैंने देखा हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों की तुलना में पहाड़ की राजनीति और पहाड़ का जो है चुनाव कुछ अलग ही होता है। और अपने आप में आप अगर देखेंगे ये एक यूनिक ये आइडेंटिटी रखता है दार्जिलिंग, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और 50 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस पे जो है चाइना है। एक तरफ आपका बिहार का बॉर्डर लगता है, एक तरफ आप आसाम से जुड़े हुए और बगल में आपके सिक्किम जुड़ा हुआ है। तो एक यूनिक जिला पूरे देश में ये माना जाता है। चिकन नेक यहीं पे है और इतना ही नहीं, इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर के पूरा हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो जुड़ता है। स्ट्रेटेजिक है, बहुत खास है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत खास है और यहाँ के लोगों की भी विशेषताएं हैं। राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त है, देश के लिए कभी भी मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन मेरा जितना जानकारी है दार्जिलिंग के बारे में, यहाँ के लोगों में बहुत उम्मीदें भी है, बहुत लंबी लड़ाई भी उन्होंने लड़ा है। आप बतौर सांसद पिछले 5 सालों में इस पहाड़ की राजनीति और जिंदगी में कितना बदलाव देखे हैं? पहली बात तो मोदी जी के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में यहाँ की जनता का पूर्ण विश्वास है और यही कारण है कि हमेशा 5 साल बाद एक सांसद बदला जाता था। बिल्कुल, मैं दूसरी बार पहली बार रिपीट हुआ हूँ और मैंने अपने लेवल पे जो यहाँ की लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, इनकी सपने, इनकी जो एस्पिरेशन थी उसको एड्रेस करने का बहुत हद तक प्रयास भी किया और राजनीतिक तौर पे भी और बुनियादी सुविधा के तौर पे भी, यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी इस एरिया को बहुत ही वंचित रखा था। उसका एकमात्र कारण है पश्चिम बंगाल सरकार, चाहे वो सीपीएम हो चाहे टीएमसी हो। यहाँ की रिसोर्सेज से सिर्फ उन्होंने पैसा लिया है और जो कुछ मान लीजिए 100 रुपए लिया, बदले में 10 रुपए दिया और उसमें भी जो है आधा भ्रष्टाचार का जो है भेंट चढ़ जाता था। तो कुल मिला के लोगों के अंदर में एक आक्रोश है और इतना ही नहीं, यहाँ का आप यहाँ की हिस्ट्री देखोगे और यहाँ क्या पुरानी जो है चीज़ों के आप जाओगे तो जब 1954 में 54 में एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत बंगाल का हिस्सा उधर आ जाएगी। हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बंगाल और बंगाल के जो सरकार है उन्होंने इस मिट्टी को तो अपना माना, लेकिन जो गोरखा यहाँ पे रहते हैं उनको कभी अपना नहीं माना। और यही मुद्दा हर बार चुनाव के समय, चाहे वो विधानसभा हो, बार बार आप अगर किसी को विदेशी कहोगे, उनका अपमान करोगे, यहाँ की पुलिस हमारी माँ बहन के ऊपर बलात्कार करने की धमकी देगी, आप चाय बागान को बंद करोगे, युवाओं को बेरोजगार करोगे, आप डेवलपमेंट करोगे नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार करोगे, तो स्वाभाविक रूप है। और क्योंकि गोरखा एक ऐसा समाज है, 1.5 करोड़ से ज्यादा संख्या नहीं है और देश के विभिन्न हिस्सों में रहता है और वो अपना परिचय, इसी वजह से बार बार वो अपनी परिचय के लिए जो है वो मांग अपनी रखता है। और भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में भी यही मांग पुरजोर हो रहा है, क्योंकि आज मैंने देखा कि बिमोल गुरुंग भारी लोगों के साथ आपके नॉमिनेशन के प्रोग्राम में शरीक हुए थे। गोरखालैंड का मुद्दा इस बार में मुद्दा ही है। 2019 के संकल्प पत्र में, 2021 विधानसभा के संकल्प पत्र में हमने स्पष्ट कहा है, हम यहाँ के जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स में रहने वाले जनता, चाहे वो गोरखा हो, आदिवासी हो, कोच हो, मेचे हो, राबा हो, टोटो हो, हिंदी भाषी हो, बंगला भाषी हो, सबके लिए है। इस क्षेत्र में रहने वाले जनता के लिए स्थायी समाधान करेंगे और स्थायी समाधान हमने कहा वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। और भारत में मैंने देखा है, क्योंकि 5 साल मुझे भी पार्लियामेंट में हो गए, और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, देश की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
और गुजरात कच्छ से लेकर के मणिपुर तक की समस्याओं का समाधान उस संविधान में छुपा हुआ है। इसी मुद्दे पर विपक्ष तृणमूल का कहना है कि ये गोरखालैंड की मांग के मुद्दे को लेकर दरअसल जुमले की राजनीति हो रही है। देखिए, समय तो बीत गया ना, इस मुद्दे को काफी बार बीजेपी ने ये हौसला दिलाया कि इस बार हो ही जाएगा, हो नहीं पा रहा है। कारण क्या है? अंडर प्रोसेस है या फिर पेचीदा मामला है? टीएमसी नॉर्थ बंगाल में कोई मुद्दा है ही नहीं, और टीएमसी दार्जिलिंग में तो कोई उसको सुनना भी नहीं चाहता है। आप हैरान हो गए, आज जो मेरा नॉमिनेशन था, आपने भारतीय जनता पार्टी के उतने ही झंडे दिखे जितने बाकी हमारे अलायंस साथियों के, लेकिन आपको ताज्जुब मैंने तो होगा, कुछ ज्यादा ही दिखा। आपको ताज्जुब होगा जब यहाँ टीएमसी का कैंडिडेट नॉमिनेशन भरने आया, एक भी तृणमूल का झंडा नहीं दिखा। यानी टीएमसी की ऐसी स्थिति है कि उनको झंडा छुपा करके दार्जिलिंग में प्रचार करना पड़ता है, ऐसी स्थिति उनकी है। और इनको तो बांटो और राज करो, और आप देखना ये लेकिन आप इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, तृणमूल कह रहा है कि मौजूदा हालात में पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किया है, टीएमसी ने किया है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तो बीच में आपको टोक उनका फायदा उन्हें मिलने वाला है, ये कह रहा है वो। इसका मतलब वो सो रहे हैं, वो नींद में है। मैं आपको बताता हूँ, दार्जिलिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें 50,000 करोड़ के केंद्र सरकार की योजना चल रही है। यहाँ पे हर घर जल के अंतर्गत 3500 करोड़ रुपए मिला, मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे 1000 करोड़ का अमृत स्कीम का जो है पीने के पानी के लिए जो है हमारा दार्जिलिंग और मिरिक और कालिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी को मिला। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी जो मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है 750 करोड़ रुपए, यानी 500 रुपए पानी की पीने के पानी के लिए और 250 करोड़ रुपए सीवरेज ड्रेनेज के लिए। 717 अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है कालिम्पोंग गैंगटॉक जाने के लिए, 2650 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। आप जाके देखना, ट्रैफिक कितना जाम रहता था। बालासन से लेकर सेवक रोड तक 14 किलोमीटर की सड़क 4 लेन की 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार बना रही है। सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, 4000 करोड़ रुपए मैं स्वीकृति करके लाया हूँ। कोरोनेशन का अल्टरनेट ब्रिज बन रहा है 1100 करोड़ में। बागडोगरा एयरपोर्ट का टर्मिनल का आपको स्थिति पता है, नया टर्मिनल बन रहा है 3000 करोड़ में। और गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक 32,000 करोड़ की लागत से जो है 6 लेन की नई रोड बन रही है। फुलबारी से सिलीगुड़ी तक के लिए 12 किलोमीटर का 650 करोड़ रुपए का रोड बन रहा है। मैं 220 करोड़ रुपए तो मैं लेकर के आया हूँ यहाँ की हेल्थ सुविधा को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा। और रेलवे के ऊपर में 350 करोड़ रुपए की लागत से जलपाईगुड़ी का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। हमारा सिलीगुड़ी का अमृत स्टेशन जो है उसके अंतर्गत आ गया है। ये घूम के अंदर में आप स्टेशन देख सकते हैं, पहले से इम्प्रूव तो हेरिटेज स्टेशन है, लेकिन इसका डेवलपमेंट भी बारी बारी में हो रहा है होगा। कोचेस आए हैं और मतलब पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट पे है डीएचआर रेलवे, 25 करोड़ रुपए साल का मुनाफा है जो घाटे में होती थी। सो जितना भी विकास कार्य है वो मोदी जी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। ये तो सारे लुटेरे और चोर है, इनको एक ही चीज आता है, लूटना और जनता का पैसा पचा जाना। और मैं चैलेंज करता हूँ आज तक के माध्यम से, अगर किसी एक टीएमसी के नेता में दम हो, मैं दार्जिलिंग नहीं, मैं कलकत्ता आने को तैयार हूँ। एक काम बता दे जो उन्होंने विकास के लिए दार्जिलिंग में किया है। और आपको जान करके दुख होगा, यहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले जो तिस्ता में फ्लड आया था सिक्किम में, बिल्कुल उसका इम्पैक्ट कालिम्पोंग दार्जिलिंग में था। 500 हमारे लोगों के घर बहे, बिल्कुल, और 11 लोग आज भी लापता, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। जलपाईगुड़ी में जो घटना घटी बहुत दुखद है, मैं उनके सहानुभूति है वहाँ के प्रति, लेकिन रात को 10:30 बजे ममता बनर्जी पहुंच जाती। कितना भेदभाव दार्जिलिंग की जनता के साथ ममता बनर्जी करती, आप स्वयं जान ले। और आपके माध्यम से फिर मैं ममता दी से पूछता हूँ, जब तीस्ता की त्रासदी फ्लड आया था, उन्होंने ट्विटर में घोषणा किया था केंद्र सरकार जो है मतलब हमारे साथ भेदभाव कर रही है, मैं 25 करोड़ रुपए दूंगी। आज तक 1 रुपए नहीं दिया, ट्विटर में है मैडम के। और केंद्र सरकार ने कहा आप डिजास्टर घोषणा करो, 6000 करोड़ एसडीआरएफ एनडीआरएफ के फंड पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उन्होंने डिजास्टर घोषित नहीं किया, गोरखाओं को मरने के लिए छोड़ रखा।